नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए 5 मिनट में रिवाइज करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एकदम एग्जाम स्टाइल में। रेडी? लेट्स गो। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम इन 5 की क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट, सॉलिड्स होते क्या हैं, रिजिड और इलास्टिक। फिर देखेंगे फोर्स का असर, उसकी लिमिट क्या है, मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं, एंड फाइनली ये सब रियल लाइफ इंजीनियरिंग में कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला सवाल, जब हम सॉलिड सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक पत्थर, राइट? एकदम सॉलिड, रिजिड। लेकिन क्या सॉलिड सच में इतने रिजिड होते हैं? वेल, द आंसर इज नॉट रियली। फिजिक्स की दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती। इवन एक मोटी सी स्टील की रॉड को भी अगर आप इनफ फोर्स लगाओ तो उसे स्ट्रेच या कंप्रेस किया जा सकता है। हाँ, वो डिफॉर्मेशन इतना छोटा होता है कि हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, बट इट्स देयर। तो सॉलिड्स बेसिकली दो तरह का बिहेवियर दिखाते हैं। पहला है इलास्टिसिटी। इसे समझो एक रबर बैंड की तरह। आपने खींचा, छोड़ दिया एंड बूम, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में। दैट्स इलास्टिसिटी। फिर आती है प्लास्टिसिटी। ये बिल्कुल गीला आटा जैसा है। एक बार आपने उसे दबाकर शेप चेंज कर दिया तो कर दिया, इट्स नॉट कमिंग बैक। दैट्स अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। राइट। तो जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, उस मटेरियल के अंदर आखिर होता क्या है? इसको समझने के लिए वी हैव टू मीट द टू हीरोज ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सीरियसली, ये दो कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर की एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो मटेरियल के अंदर पैदा होने वाला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। सोचने का सिंपल तरीका ये है, जब आप किसी चीज को डिफॉर्म करते हो तो मटेरियल अंदर से उस चेंज को फाइट बैक करता है, राइट? यही जो फाइटिंग बैक फोर्स है पर यूनिट एरिया, बस वही स्ट्रेस है। सिंपल। और स्ट्रेस का साथी है स्ट्रेन या एप्सिलॉन। स्ट्रेन बस इतना बताता है कि बॉडी कितनी डिफॉर्म हुई है रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल साइज। ये एक सिंपल रेशियो है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और क्योंकि ये एक रेशियो है, इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती, इट्स अ प्योर नंबर। अब देखो, स्ट्रेन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, ये 3 तरह का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फोर्स कैसे लग रहा है। अगर लेंथ चेंज हो रही है तो वो है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर शेप चेंज हो रहा है, जैसे आप एक मोटी बुक के ऊपर हाथ रखकर स्लाइड करते हो, वो है शेयरिंग स्ट्रेन। और अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम ही चेंज हो जाए, जैसे एक बॉल को पानी में हाई प्रेशर के अंदर डाल दो, तो वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्या इसका मतलब है कि हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएं और स्ट्रेन हमेशा बढ़ता रहेगा? बिल्कुल नहीं। इस रिलेशनशिप का एक रूल है और एक लिमिट भी। चलिए उसे एक्सप्लोर करते हैं। ये है हुक्स लॉ, द गोल्डन रूल ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहता है कि छोटे डिफॉर्मेशंस के लिए, मतलब जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन। इट्स अ सिंपल लीनियर रिलेशनशिप। किसी भी मटेरियल के बिहेवियर को समझने का बेस्ट तरीका है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखना। सीरियसली, आप इसे एक मटेरियल का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हो। ये ग्राफ उस मटेरियल की पूरी कहानी बताता है कि वो कब तक इलास्टिक रहेगा, कब परमानेंटली डिफॉर्म होगा और कब टूट जाएगा। तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ते हैं। देखो, ओ से ए तक ये एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है। यहाँ हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। पॉइंट बी है हमारा यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। दिस इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके आगे बी से डी रीजन में हम प्लास्टिक जोन में एंटर कर जाते हैं। यहाँ डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है। और फाइनली एट पॉइंट ई मटेरियल बस हार मान लेता है और फ्रैक्चर। सो अलग अलग मटेरियल्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करें? कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबर? इसका जवाब देने के लिए आते हैं मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी। यू कैन थिंक ऑफ इट एज द जिद्दीपन फैक्टर ऑफ अ मटेरियल। ये बताता है कि मटेरियल डिफॉर्मेशन को कितना रेजिस्ट करता है। 3 मेन मॉड्यूलाई हैं, हर टाइप की स्ट्रेन के लिए एक। यंग्स मॉड्यूलस Y है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो। बेसिकली ये लेंथ चेंज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी बताता है। शेयर मॉड्यूलस G है शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ये शेप चेंज को रेजिस्ट करता है। और बल्क मॉड्यूलस B है हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ये वॉल्यूम चेंज को रेजिस्ट करता है। Now for a classic exam question. Which is more elastic, rubber or steel?
आम भाषा में हम सोचते हैं रबर, बट फिजिक्स कहती है स्टील, क्योंकि एक मटेरियल मोर इलास्टिक तब होता है जब वो डिफॉर्मेशन को ज्यादा स्ट्रांगली रेजिस्ट करे। लुक एट द चार्ट। स्टील का यंग्स मॉड्यूलस कॉपर और एल्युमिनियम से कितना ज्यादा है। इसका मतलब है कि स्टील में थोड़ा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ता है। दैट्स रियल इलास्टिसिटी। ओके, काफ़ी थ्योरी हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी थ्योरी, ये स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलाई हमारे आसपास रियल लाइफ इंजीनियरिंग में कहाँ काम आती हैं। दिस इज़ वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आपने बड़ी बड़ी क्रेन जरूर देखी होंगी जो इतना हैवी लोड उठाती हैं। सोचा है उनकी रोप्स स्टील की क्यों होती हैं? द आंसर इज स्टील सुपर हाई यील्ड स्ट्रेंथ। वी नीड अ मटेरियल जो इतना लोड उठाने के बाद परमानेंटली स्ट्रेच ना हो जाए, राइट? मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस ना हो। माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ देखो, लगभग 300 मेगापास्कल्स। ये एक बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है कि वो परमानेंटली डिफॉर्म होने से पहले मैसिव लोड्स झेल सकता है। यही इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ उसे क्रेन्स और बड़े बड़े ब्रिजेस जैसे बांद्रा वॉर्ली सीलिंग के केबल्स के लिए परफेक्ट मटेरियल बनाती है। हियर्स अनदर क्लासिक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में भी बहुत आता है। नोटिस किया है कि बड़े पुलों और मेट्रो लाइंस के नीचे जो बीम्स होते हैं या रेलवे ट्रैक्स, उनका क्रॉस सेक्शन आई शेप का क्यों होता है? वाई नॉट अ सॉलिड रेक्टेंगल? Well, the secret is hidden in this formula for bending, यानी सैगिंग। देखो, जो बेंडिंग है डेल्टा, वो डेप्थ d के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप बीम की डेप्थ थोड़ी सी भी बढ़ाते हैं तो बेंडिंग बहुत बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट द डेप्थ। तो आई बीम एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। ये बीम को मैक्सिमम डेप्थ वहां देता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बेंडिंग रोकने के लिए, और बीच से मटेरियल हटा देता है जहां वो सिर्फ एक्स्ट्रा वेट ऐड कर रहा था। रिजल्ट एक स्ट्रक्चर जो अकेले में सुपर स्ट्रांग है पर एट द सेम टाइम लाइट वेट और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इट्स अ परफेक्ट इंजीनियरिंग विन-विन। Alright, that was a super fast revision of mechanical properties of solids. चलिए आखिरी बार सबसे important points को लॉक कर लेते हैं for your exam. Okay, so what are the crucial points to remember? Elasticity मतलब shape वापस आना, plasticity मतलब permanent change, simple. Stress material के अंदर की लड़ाई है force के against, और strain उसके कारण होने वाला relative deformation. दोनों को जोड़ता है Hooke's law, but only within the elastic limit. And never forget कि steel, जिसका Young's modulus high है, is the real king of elasticity, जो I-beams जैसे engineering marvels को possible बनाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर न्यू वीडियोस। बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन। और हे, एक आखिरी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। हमने देखा कि मटेरियल स्ट्रेस के अंदर कैसे टूट जाते हैं, बट व्हाट अबाउट मटेरियल्स जो कभी न टूटने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लाइक अ स्पेसक्राफ्ट री एंटरिंग द एटमॉस्फेयर? द प्रिंसिपल्स आर द सेम, जस्ट पुश टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। थिंक अबाउट इट। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।